नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम लोग आर्ट एंड कल्चर के उन सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक को देख रहे थे जो आपके इस बार के प्रारंभिक परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज की कक्षा में हम यूनेस्को द्वारा जो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है उसकी बात करेंगे। तो इन सिटी के बारे में हमें बहुत अच्छे तरीके से चर्चा करना है। आइए बारीकी से एक एक करके हम लोग जो है देखते हैं सभी पॉइंट को। दोस्तों, सबसे पहले तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की बात करें तो यूनेस्को की एक प्रमुख वैश्विक पहल है, यह आप ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आप यह भी ध्यान रखिएगा कि इसका उद्देश्य जो है वह संस्कृति और जो रचनात्मकता है इसके माध्यम से जो शहरी विकास है वह किया जा सके, यह इसका उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, इसकी स्थापना की बात करें तो आप गौर करिएगा कि इसकी शुरुआत सन 2004 में की गई थी। यूनेस्को के प्रमुख जो सिटी बेस्ड प्रोग्राम हैं इसको जो है मान्यता यह जो है प्राप्त है, इसके रूप में यह मान्यता प्राप्त है। और इसका फोकस जो होता है वह जो शहरों को रचनात्मक विकास और मॉडल के रूप में विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो यह आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अभी यह सुर्खियों में क्यों रहा, चर्चा में क्यों रहा और इससे संबंधित हमें क्या पढ़ना है। दोस्तों, आप देखेंगे तो लखनऊ को यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी कि खान पान के लिए जो रचनात्मक शहर है यह जो है घोषित किया गया है। ठीक है, हैदराबाद के बाद यह सम्मान पाने वाला लखनऊ भारत का दूसरा शहर है। तो आपके पास यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि सबसे पहले जो है यह जो उपलब्धि थी वह हैदराबाद के पास थी। ठीक है, और अभी अगर हम बात करें दूसरे नंबर पर तो हमने आपको बताया कि यूनेस्को द्वारा जो क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी जो शहर है, खान पान के लिए रचनात्मक शहर है, यह जो है लखनऊ को घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, इसके कारण यह काफी चर्चा में रहा है। दोस्तों, अब इसके थोड़ा सा ऐतिहासिक संदर्भ पर हम बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप गौर करेंगे तो 1775 में, ठीक है, जो लखनऊ है 1775 में यहाँ पर जो है नवाब अशरफुद्दौला जो है रहा करते थे और उनकी जो है राजधानी जो है मुख्य रूप से लखनऊ स्थानांतरित करी गई थी। इस निर्णय के बाद इस शहर को जो एक प्रतिष्ठित दर्जा है वह मुख्य रूप से देखने को मिलता है। दोस्तों, इसमें अगर आप गौर करेंगे तो कविता, संगीत और जो ललित कला है उन सभी का केंद्र देखने को मिलता है इस शहर में। और इसी के कारण इसे सिराज-ए-हिंद और जो है मुख्य रूप से आप देखेंगे पूरब का जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वह कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। अपनी शालीनता और बेहतर जो खान पान है उसकी उत्कृष्टता के कारण द गोल्डन सिटी ऑफ इंडिया भी इसको कहा जाता है, जो यह शहर है आपका लखनऊ। दोस्तों, पाक कला के संदर्भ में अगर हम यहाँ पर गौर करें तो शाही संरक्षण के अंतर्गत आप देखेंगे तो नवाबों को जो नवाब थे उनके जो रसोई थे उस रसोई में बावर्ची और जो रकबदार थे दोस्तों, उन रकबदारों ने मुख्य रूप से जो पुख्त जैसी धीमी आंच पर पकाने की जो तकनीक है उसमें महारत हासिल करी थी। और इसी के अंतर्गत जो कबाब, कोरमा और जो बिरयानी, इसके अलावा जो सिरमाल है, जो शहरी टुकड़ा है या शाही टुकड़ा है, या मुख्य रूप से आपको यह सभी व्यंजन देखने को मिल जाते हैं। तो यह आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वास्तुकला का जो समन्वय है वह देखने को मिलता है यहाँ पर। शहर की जो पहचान है दोस्तों, जो लखनऊ शहर है, यह आप देखेंगे तो मुगल और अवधी स्थापत्य के रूप में आपको देखने को मिलेगी। इन परंपराओं के अनूठे मेल से निहित है यह जो है जो इसकी वास्तुकला है और वास्तुकला का जो समन्वय है। मूर्त संपत्तियों की बात करें दोस्तों तो बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, जो रूमी दरवाजा है, जो भूल भुलैया है, यह सभी आपको देखने को मिल जाता है लखनऊ के अंदर। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम जो है जो नवाबी विशेषताएं हैं इनके संदर्भ में थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो आप देखेंगे दरवाजों पर बड़ी आकृति में मछली के चिन्ह, जो मछली पेटिका कही जाती है, उसका उपयोग देखने को मिलेगा। जो छतर है, जो बरादरी है, 12 दरवाजों वाला जो मंडप है, यह आपको देखने को मिल जाता है। और लखौर ईंटें जो है इसमें प्रयोग हुई हैं, जो नवाबी विशेषता को दर्शाती हुई नजर आती हैं इस शहर में। दोस्तों, अब अगर हम बात करें तो अमूर्त संपत्ति पर अगर गौर करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर जो लखनवी व्यंजन है दोस्तों, मुगलई और जो अवधी परंपरा का जो मुख्य रूप से मिश्रण है यह बहुत ही प्रमुख है। इसके साथ साथ जो उर्दू शेरो शायरी है, जो गजलें हैं, जो कथक है, इन जैसी जो पारंपरिक नृत्य हैं दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रख सकते हैं, जो चिकनकारी कढ़ाई है, यह सभी पारंपरिक शिल्प के रूप में देखने को मिलता है। यह सभी अमूर्त संपत्ति हैं कहाँ की, लखनऊ की। ठीक है,
तो इसको आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भारतीय यूसीसीएन के शहर की अगर हम बात करें तो आप मैप पर गौर करेंगे तो ग्वालियर संगीत 2023 में, लखनऊ पाक कला 2025 में, वाराणसी संगीत 2015 में, ठीक है, हैदराबाद पाक कला 2019 में, सभी शहर जो है भारतीय यूसीसीएन शहर के रूप में चिन्हित है। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। और अभी इसको लखनऊ को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल किया गया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट बात आपके लिए हो जाती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर जो है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो आप ध्यान रखिएगा कि जो यूसीसीएन है इसमें आप देखेंगे तो 8 रचनात्मक क्षेत्रों को जो है कवर किया जाता है। वास्तुकला, शिल्प और इसके अलावा लोक कला, डिजाइन, फिल्म और गैस्ट्रोनॉमी है यानी कि जो पाक कला है मुख्य रूप से यह जो है शामिल होता है। इसके अलावा साहित्य, संगीत और मीडिया आर्ट्स भी मुख्य रूप से शामिल होते हैं। यूसीसीएन की जो आवेदन की प्रक्रिया है उस पर अगर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे राज्य का जो पर्यटन निदेशालय है, निदेशालय संस्कृति मंत्रालय है, इसके समक्ष आप देखेंगे तो शहर का नामांकन प्रस्तुत जो है करता है और जिसके बाद भारत सरकार उस क्षेत्रों को देश की जो आधिकारिक जो है प्रविष्टि है उसके रूप में मुख्य रूप से उसको चुनने का प्रयास करती है। और यूसीसीएन की बात करें तो हर 2 साल में आवेदन के लिए यह आमंत्रित करता नजर आता है। उद्देश्य आपको पता ही है कि संस्कृति और जो रचनात्मक से प्रेरित शहर हैं उनका विकास करना, उनको बढ़ावा देना, यह उसका उद्देश्य है। तो यहाँ पर आप इसको बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आगे हम अगर बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट टॉपिक भी इसमें एक शामिल है, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। यह टॉपिक है चोल गंगम झील। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों और यह भी इस वर्ष चर्चा में रही, तो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर तो आप गौर करेंगे तमिलनाडु सरकार ने जो मुख्य रूप से गंगई कोंडा चोलपुरम है इसमें 1000 साल पुराना जो चोल जो है गंगम झील है इसको विकसित करने का फैसला किया है, ठीक है। तमिलनाडु सरकार का यह फैसला है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों यह घोषणा आप देखेंगे तो राजेंद्र चोल की जो प्रथम राजेंद्र चोल प्रथम जो थे उनकी जब जयंती मनाई जा रही थी, उनकी जयंती मनाने के लिए जो आयोजित कार्यक्रम था उसके दौरान किया गया। दोस्तों ध्यान रखिएगा मुख्य रूप से एक जो यह महोत्सव है जो राजेंद्र चोल प्रथम दक्षिण पूर्व एशिया समुद्री अभियान और मुख्य रूप से गंगई कोंडा चोलमपुरम मंदिर के निर्माण के 1000 जो वर्ष पूरे हुए हैं उनके संदर्भ में जो है महोत्सव मनाया जा रहा था, उसमें जो है यह घोषणा देखने को मिलती है। और यह महोत्सव आप देखेंगे तो तमिल शैव जो भक्ति परंपरा है दोस्तों, जिसमें आप 63 जो नैनारों हैं उनकी जो चर्चा करी जाती है और चोल राजवंश द्वारा जो संरक्षण प्रदान किए गए संत कवि के प्रति जो सम्मान है, इसके अलावा यह जो शैव सिद्धांत दर्शन है, इन सभी को रेखांकित करता है यह महोत्सव, इसके बारे में देखने को मिलता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर जो चोल गंगम झील है इसके बारे में देख लेते हैं, इसको आप समझने का प्रयास करिएगा। दोस्तों अगर हम चोला या चोल गंगम झील की बात करें तो पेनेरी झील के नाम से भी इसको जाना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है और यह इंसान द्वारा निर्मित जो है सबसे बड़ी अभी तक की प्राचीन झील है। यह सबसे प्रमुख विशेषता है इस झील के बारे में। और यह झील आप देखेंगे तो राजेंद्र चोल द्वारा स्थापित किया गया और मुख्य रूप से जल स्तंभ इसको माना जाता है, ठीक है। विजय का जल स्तंभ इसको जो है माना जाता है, उनके द्वारा स्थापित किया गया यह झील है। दोस्तों राजेंद्र चोल प्रथम की बात करें तो इन्होंने गंगा नदी का पवित्र जल इस झील में डाला था और इसी वजह से इस झील का नाम चोल संगम रखा गया था, ठीक है। यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस झील के संदर्भ में जो स्थान है उसको भी आप ध्यान रखिएगा। यह झील भारत के तमिलनाडु राज्य के अरियालूर जिले में जो है आप देखेंगे जो गंगई कोंडा चोलपुरम है इसके नजदीक मुख्य रूप से स्थित आपको देखने को मिलेगा। और हमने इसके निर्माण के बारे में आपको बता ही दिया कि राजेंद्र चोल प्रथम ने लगभग 1014 से लेकर 1044 ईस्वी के आसपास इसको जो है मुख्य रूप से कनेक्ट कराया था, ठीक है। तो यह जो है इसके बारे में सबसे प्रमुख जो है जानकारी हो गई। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे जो साम्राज्यवादी चोल साम्राज्य है इसके बारे में मुख्य रूप से चर्चा करी गई है इस मैप में, इस पर भी आप गौर कर सकते हैं। दोस्तों चोल साम्राज्य की बात करें तो 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक इसका जो एक्सपेंशन है वह बहुत अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलता है। शुरू में जो चोल थे दोस्तों वो पल्लव के अधीन थे और मुख्य रूप से वहाँ पर उरैयूर के सामंत के रूप में यह काम करते थे,
जो चोल थे। दोस्तों 9वीं शताब्दी में आप देखेंगे तो जो विजयालय चोल के नेतृत्व में जो मध्यकालीन चोल साम्राज्य है इसकी स्थापना होती है और संगम काल के आरंभिक जो है चोलों का उल्लेख भी जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो सर्वप्रथम अशोक का जो द्वितीय और 13वां जो मुख्य शिलालेख है इसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है इसको भी आप इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। स्थानीय स्वशासन के बारे में थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा। शक्तिशाली नौसेना इनके पास हुआ करती थी दोस्तों, इसके संदर्भ में आप बहुत अच्छे तरीके से इनको कनेक्ट करिएगा। चोल शासक की बात करें तो चोल शासक राजराज चोल शक्तिशाली नौसेना का जो गठन है वह किया था। यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से। और राजेंद्र चोल ने आप देखेंगे तो इसको और भी मजबूत किया था। सबसे प्रसिद्ध सैन्य अभियान जो इनका था 1025 में जो श्री विजय साम्राज्य था, दक्षिण पूर्व एशिया पर नौसैनिक अभियान आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, आप देखिए यह अभियान सबसे ज्यादा प्रमुख रहा था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ महत्वपूर्ण चोल मंदिर हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। जैसे बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो इसके बारे में आप देख लीजिएगा। गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर के बारे में देख लीजिएगा। ऐरावतेश्वर मंदिर के बारे में भी देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं डिटेल्स आपको दे देता हूं, आप जो है उसको समझेंगे तो मुझे लगता है वह भी उतना सफिशियंट होगा। दोस्तों अगर हम बृहदेश्वर मंदिर की बात करें तो तंजावुर जिला है। ठीक है, स्थापत्य शैली इसकी द्रविड़ है और भगवान शिव जो है अधिष्ठाता जो है इसमें देवता है वह देखने को मिलते हैं। निर्माण इसका 1010 ईस्वी में देखने को मिलता था। राजराज चोल प्रथम ने इसके निर्माण को कराया था, इसके निर्माता थे। और इसे जो है आप देखेंगे पेरुदयार कोविल के नाम से भी जो है मुख्य रूप से जाना जाता है। और यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची है इसमें भी यह शामिल है। साथ ही साथ इसके जो प्रमुख विशेषता है इस पर आप अगर गौर करेंगे तो आप पाएंगे मंदिर के अभिलेख और भित्तियां शहर के भाग्य के उदय और जो पतन है उनका वर्णन करते हुए नजर आते हैं। इसके अलावा गंगईकोंड जो चोलपुरम है तो आप देखेंगे यह भी आपके द्रविड़ स्थापत्य शैली में ही देखने को मिलेगा। यह भी भगवान शिव को ही समर्पित है मंदिर और 1035 ईस्वी के आसपास राजेंद्र चोल प्रथम ने ही इसको बनवाया था। दोस्तों इसके जो विमान है इसकी ऊंचाई लगभग 55 मीटर आपको देखने को मिलती है, जो इसकी हाइट है। ठीक है, और इसे भी बृहदेश्वर मंदिर के नाम से ही अक्सर जो है जाना जाता है, समझा जाता है। दोस्तों यह भी जो है सूची में शामिल है, जो यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची है। और मंदिर के ताकों पर आप देखेंगे, इसके विशेषता पर गौर करें तो पत्थर की मूर्तियां विराजमान है। जैसे नटराज की मूर्ति, जो नटराज दक्षिणामूर्ति है जो हरिहर हैं, इन सभी की, विष्णु की मूर्ति, ब्रह्मा की मूर्ति और महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति, ज्ञान सरस्वती, इन सभी की मूर्तियां आपको इस मंदिर में देखने को मिल जाती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें ऐरावतेश्वर मंदिर की तो यह भी बहुत ही प्रमुख मंदिर है दोस्तों। और आप ध्यान रखिएगा तंजावुर जिले के दारासुरम में यह मंदिर स्थित है। दक्षिण शैली यह में जो है यह मंदिर आपको द्रविड़ शैली में, या दक्षिण भारत की जो शैली है द्रविड़ शैली, उसमें जो है आपको देखने को मिलेगा यह मंदिर। यह मंदिर रथ जैसा प्रतीत होता है। आप देखेंगे तो आपको इसकी आकृति रथ की तरह दिखेगी। भगवान शिव को ही समर्पित है और यह जो है 12वीं शताब्दी के आसपास बना हुआ मंदिर है। राजराज चोल प्रथम ने ही इसको बनवाया था और इसका नाम आप देखेंगे तो भगवान इंद्र के वाहन सफेद हाथी ऐरावत के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया है। इसको भी आप देखेंगे तो यह भी जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची है इसमें इसको शामिल कर दिया गया है। और प्रमुख विशेषताओं पर अगर हम गौर करें दोस्तों इस मंदिर के, तो आप पाएंगे कि मंदिर पर उत्कीर्ण जो है, जो नक्काशी है और जो अभिलेख है मुख्य रूप से वह भारतीय पुराणों में वर्णित कथाओं का विवरण प्रदान करते हुए नजर आते हैं। मंदिर की अगर हम बात करें तो मंदिर की सीढ़ियों पर आप देखेंगे तो पुरंदर जो सजावटी उत्कीर्ण है, जो संगीत के 7 धुन है, इनका प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आती है। ठीक है, तो इनके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट करिएगा। इसके अलावा सुर्खियों में रहे कुछ अन्य मंदिर जो हैं उनको भी आप ध्यान दे सकते हैं। जैसे श्री शैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर को आप ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश में जो स्थित है। इसके अलावा जो सिंहचैलम मंदिर है इसको भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ यह वराह लक्ष्मी नरसिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक हिंदू मंदिर है दोस्तों। इसके अलावा इस वर्ष जो खीर भवानी मंदिर है यह भी चर्चा में रहा है, जो जम्मू कश्मीर के निकट मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आप देखेंगे वाट फो मंदिर भी बहुत ज़्यादा इस वर्ष चर्चा में रहा और मुख्य रूप से आप ध्यान रखिएगा कि यह बौद्ध मंदिर है। बैंकॉक के जो रत्नकोसिन द्वीप पर स्थित है मंदिर और बहुत अच्छे तरीके से यह भी इस वर्ष
चर्चा में रहा है। ठीक है, तो यह कुछ प्रमुख और मंदिर हैं जिनके बारे में थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आप अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे और अगर कहीं पर कोई डाउट है, कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। दोस्तों, अगले सेशन में हम लोग अगले किसी अन्य टॉपिक पर बात करेंगे बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।